बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वक्त न्यूज़ पर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं नताशा रहमान और आप देख रहे हैं रमज़ान की खसूसी ट्रांसमिशन सादत रमज़ान। नाज़रीन, इस्लाम हमें ये दर्ज देता है कि माशरे में हर इंसान को इज़्ज़त मोहब्बत दी जाए। और अगर हम बात करें स्पेशल बच्चों की, तो ये वो बच्चे होते हैं जो खसूसी तौर पर मोहब्बत के, अगर इनसे कहा जाए कि इनको ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा प्यार और लाड की ज़रूरत होती है, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे उन स्पेशल बच्चों के हवाले से जिनको हमारी जो गेस्ट हैं आमना आफ्ताब, वो हम मशले राह अपनी फाउंडेशन भी चला रही हैं और साथ ही साथ लोगों की खिदमत करने में भी अपनी ज़िंदगी को सर्व कर रही हैं। हम आमना को खुशामदीद कहते हैं। आमना, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मशले राह फाउंडेशन जो आप चला रही हैं, कैसे ख्याल आया आपको? जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे दो बहुत ही प्यारे बच्चे और मेरे लाडले और मेरे, वो कहते हैं ना, सर का ताज। जब अल्लाह ताला ने मुझे ये दो बहुत ही प्यारे बच्चे दिए तो उस वक्त हर माँ की तरह मेरे भी अपने ख्वाब थे, मेरे अपनी ऐसी ख्वाहिशात थी कि जब मेरे बच्चे होंगे मैं उनको स्कूल में भेजूंगी, ये कराऊंगी, नॉर्मल रूटीन में जैसे बच्चे चल हर माँ की तरह। तो बस मुझे नहीं पता था कि ये बच्चे मेरे लिए एक आजमाइश की तरह होंगे, लेकिन जब अल्लाह ताला ने दिए उसके बाद सोसाइटी की तरफ से एक बहुत नेगेटिव उनका एक था मेरे साथ बच्चों को लेकर कि पता नहीं ऐसे बच्चे क्यों पैदा हो गए, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगा करो और इस तरह की चीज़ें। कोई एक आम बच्ची भी होती है ना, कोई बहुत पतली है तो ये इतनी पतली क्यों है, कोई बहुत मोटी है, तो किया जाता हर चीज़ पे, और फीमेल्स को तो ख़ास तौर पे। तो हम ये कोई अपनी तरफ से तो मांग के लाई नहीं थी, कोई माँ नहीं इस तरह के बच्चे मांग के लाती, अल्लाह के अपने राज हैं उस बेशक ऐसे ही है। और बस जब ये सारा कुछ चल रहा था और सारी ज़िंदगी अंधेरे में थी, बच्चों को यहाँ पे कोई एडमिशन नहीं मिल रहा था और मुझे यहाँ पाकिस्तान मूव होना था, मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं जाऊँ किसी वेस्टर्न कंट्री में, और जैसे वेलफेयर स्टेट्स हैं बहुत सारी और बच्चों को बहुत अच्छा संभाल लेती है, लेकिन बस पाकिस्तान से इश्क और मुझे था कि मुझे अपने मुल्क जाना है और मैं अपना पासपोर्ट नहीं चेंज करना चाहती थी। और मुझे ये था कि अल्लाह ताला ने जो शिफा देनी है वो यहाँ भी दे देगा। बिल्कुल ऐसी है। तो मैं यहाँ आई, यहाँ आके मुझे लगा कि शायद मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बुरा फ़ैसला किया है, क्योंकि यहाँ एक तो सोसाइटी की एक्सेप्टेंस नहीं थी, स्कूल्स में एडमिशन नहीं मिल रहे थे, सारे इश्यूज़ थे। तो फिर मुझे ये था कि मैं उन लोगों में से नहीं थी कि मैं सिर्फ बैठ के कोने में रोती धोती रहूं या स्टेट को बुरा भला कहूं या लोगों को कहूं या अपनी किस्मत पे आप रोते रहे, किस्मत पे रू। मुझे ये था कि एज अ मदर अब मेरे सर्वाइवल का टाइम है, बच्चों के सर्वाइवल का टाइम है, तो मैंने इनके लिए छोटा मोटा, मुझे था कि मैं इनके लिए कोई काम शुरू करूं। तो बस एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की और अल्लाह का वादा है कि आप अल्लाह के लोगों के लिए काम करें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ करेगा। बिल्कुल। तो बस उस वादे पे मैंने काम शुरू किया कि शायद अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी करेगा। तो शुरू में तो प्लान ये था कि एक छोटा सा स्कूल बना लेंगे रिहैबिलिटेशन का और मेरे बच्चे भी उधर पढ़ लेंगे, बाकियों के भी आ जाएंगे। लेकिन करते करते 8 साल में अल्लाह ताला ने ऐसा हाथ पकड़ा कि माशाल्लाह अब हम हर साल 2 प्रोजेक्ट्स अपने मुल्क को तोहफे में देते हैं। और इस वक्त हम मशले राह फाउंडेशन पूरे पाकिस्तान की वाहिद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी डिसेबिलिटीज़ में हम लोग काम कर रहे हैं। मेंटली चैलेंज बच्चों के साथ, जिसमें ऑटिज़म है, डाउन सिंड्रोम या इमोशनली चैलेंज बच्चे होते हैं, और एडल्ट्स, और साथ फिज़िकली चैलेंज जैसे ब्लाइंड है, डेफ है, जो सुन बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, उनको हम वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं। सबको मैं ये कहती हूँ, मैं ऑर्गेनाइजेशन का सबसे निकम्मा बंदा हूँ, ठीक है। मैं एक ख्याल आ जाता है कि मैंने ये करना है और फिर एक वो कहते हैं ना, इसको पागलपन एक चढ़ता है कि नहीं नहीं ये करना है, फिर पूरी टीम उसके पीछे लग जाती है, हम उसके पूरे पाथवेज बनाते हैं कि उसको हमने एग्जीक्यूट कैसे करना है उस सारे प्रोग्राम को, फिर हमारे प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं हमने सबसे पहले शुरू किए थे सोशल वेलफेयर पंजाब हुकूमत के साथ। और क्योंकि मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन है या मैंने कुछ बनना है, या मेरे लिए नहीं था, ना नाम चाहिए था, ना हमें ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत करना था। तो मुझे ये था कि जो पाकिस्तान के इदारे बंद हैं या ताले लगे हुए हैं या किसी भी वजह से हुकूमत नहीं चला पा रही है, हम वो इदारे ओन करें और अपने डोनर्स की मदद से उनको हमने रेनोवेट करें, हम उन पे अब काम करें। यानी कि जो इदारे ऑलरेडी बने हुए हैं, हमें और क्या ज़रूरत है करने की। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत है इस वक्त पाकिस्तान हुकूमत के पास। तो फिर हमने इसी तरह अपने प्रोजेक्ट्स MOUs की शक्ल में गवर्नमेंट के साथ कितने प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं?
हमारे इस वक्त 2 चल रहे, एक और चल रहा था तीसरा, वो हमारा ख़त्म हुआ था, हमारे उसका 6 महीने का था MOU। वो हमारा इस्लामाबाद में था, पाकिस्तान बैतुल माल के साथ। हमारा वो माशाल्लाह हमारा ख़त्म हुआ। उस पर हमने ख़वातीन के साथ काम किया था, कंप्यूटर्स और स्टिचिंग यूनिट के ऊपर। और अब जो हमारे इस वक्त 2 चल रहे हैं, एक हमारा है जिसमें हम वोकेशनल ट्रेनिंग कराते हैं 18 साल से 50 साल तक के मेल्स और फीमेल्स को, और दूसरा हमारा है चमन के नाम से, जहाँ पे पूरे पंजाब से बच्चे जो अबेंडन कर दिए जाते हैं, स्पेशल नीड्स के, यानी कि जिनको बोलना भी नहीं आता, जिनकी समझ भी थोड़ी होती है, छोटी होती है, तो उनको माँ बाप जिनको छोड़ देते हैं, वो बच्चे हमारे पास चमन में आते हैं, जिनकी रिहैबिलिटेशन होती है और फिर उनकी पूरी रेजिडेंशियल फैसिलिटी होती है। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते होंगे कि वो कहते होंगे कि हम अपने बच्चों को आपके स्कूल सुबह में छोड़ जाते हैं, शाम में ले जाते हैं, तो कौन से पेरेंट्स ज़्यादा हैं जो हमेशा के लिए छोड़ जाते हैं, या फिर पेरेंट्स ऐसे ज़्यादा हैं जो सुबह में छोड़ के जाते हैं और शाम में ले जाते हैं? हमारा एक प्रोग्राम है रिहैबिलिटेशन का, जिस पे हमारे पास हम उधर स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपीज़ होती है बच्चों की। जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं, जो पढ़े लिखे और जो अपने बच्चों को ज़रा संभाल सकते हैं, जिनके पास हेल्प है, वो लोग फिर भी अपने बच्चों को थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं और वो हमारे पास डे केयर के लिए आते हैं। लेकिन जो ख़ास तौर पे हमारा जो अंडर प्रिविलेज एरिया है, जो गांव देहात के लोग हैं, वो उधर आदमियों में ज़्यादा होता है कि ये साईं है, या ये पागल है, या इसको दौरे चढ़ते हैं, पड़ते हैं, या इसको जिन चढ़ गया है, ये ऐसे क्यों चीखता है, ऐसे क्यों। तो वो लोग जो है कभी दरबारों में, मज़ारों में, हमें रेलवे स्टेशन पे बच्चे मिलते हैं, तो वो वाले लोग हैं जो बच्चों को छोड़ जाते हैं। अब इतनी ज़्यादा माशाल्लाह अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, लोग जो अपनी थेरेपीज़ करा रहे हैं बच्चों की, उनकी इंडिपेंडेंट लिविंग की तरफ जा रहे हैं बच्चों की। अब तो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बल्कि इनकी बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे इनके बिजनेस प्लान्स होते हैं जो इनको हम करा सकते हैं स्किल डेवलपमेंट के। तो सबसे ज़्यादा कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनको पालना बहुत मुश्किल होता है? अच्छा, जब हमने ये काम शुरू किया तो मेरा ये ख्याल था कि हम अवेयरनेस शुरू करेंगे, कि लोगों को बताएंगे कि ये बच्चे बोझ नहीं हैं, इनको बोझ मत समझें। लेकिन बहुत जल्दी मुझे एहसास होना शुरू हो गया था कि लोग सही कह रहे हैं, ये एक्चुअली बच्चे बोझ हैं। आप देखें कि जब कोई साथ संभालने वाला नहीं है, एक औरत जिसने सुबह से उठ के अपने बाकी बच्चों को भी देखना है, ससुराल को भी देखना है, नाश्ते खाने, स्कूल और उसमें भी देखनी है फिर उसने, और उसी टाइम पे उसने एक ऐसा ख़ास बच्चा संभालना है जो शायद चल नहीं सकता, शायद देख नहीं सकता, उसको सुनाई नहीं देता, जिसके बहन भाइयों ने भी उससे बात नहीं करनी, तो उसको उस औरत के ऊपर क्या गुजरती है, उसकी क्या मेंटल हेल्थ हो जाती है, क्या इमोशनल हेल्थ होती है, उसका पूरा घर सफ़र कर रहा होता है, क्योंकि औरत ने पूरा घर संभालना होता है। तो एक्चुअली हमारे मुल्क में ये बच्चे बोझ बना दिए गए हैं, क्योंकि जो काम एक्चुअली स्टेट को करना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए था। अब देखिए बाहर के मुल्कों में आती हैं बसेस, आती हैं बच्चों को लेके जाते हैं, थोड़ी देर के लिए उनकी थेरेपीज़ होती हैं, फिर आके बच्चों को छोड़ के जाते हैं, जो वेलफेयर स्टेट्स हैं। व्हाई नॉट इन पाकिस्तान? माशाल्लाह 80 साल का होने वाला है हमारा मुल्क, लेकिन अभी तक हमने इस चीज़ पे काम ही नहीं किया। हमने अपनी माओं को छोड़ दिया, उन फैमिलीज़ को छोड़ दिया, लोग शादियों पे बुलाना छोड़ देते हैं, बच्चों की पैदाइशों पे बुलाना छोड़ देते हैं। यानी कि हम उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हमारा उठना बैठना, हम अच्छी फैमिलीज़ में, यानी कि हमारा पढ़े लिखे लोगों में हमारा शुमार है। वहाँ भी ऐसे ही बातें हैं कि ये बच्चे ऐसे आए हैं तो पता नहीं उनके बाकी बच्चों के रिश्ते होंगे कि नहीं होंगे। तो काफ़ी सख्त कुछ हकीकतें हैं, लेकिन ये जो सोसाइटी छोड़ देती है और जो हम बात करते हैं कि एक्सेप्टेंस नहीं है उन फैमिलीज़ की, उन बच्चों की, उन माओं का तो कसूर नहीं है। बाहर तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है गवर्नमेंट ऐसे बच्चों को, बहुत ज़्यादा। बाहर तो एयरपोर्ट्स ऐसे बन गए हैं, आपकी गाड़ियाँ ऐसी हैं, बाहर प्रॉपर स्टिकर्स लगे होते हैं, आपका कोई स्पेशल नीड्स का बच्चा है, बसेस ऐसी हैं, हर जगह उनकी एक प्रॉपर उन्होंने जगह एलोकेट की हुई है। तो हमारे भी अगर ऐसे मुल्क में एक्सेसिबिलिटी हो, चीज़ें तो क्या ही बात हो जाएगी, ये लोग बोझ नहीं होंगे। आप यहाँ छोटी छोटी चीज़ें, मार्केट चले जाएं, क्या कहीं किसी ने सोचा कि एक्सेसिबिलिटी चाहिए? जो लड़की व्हीलचेयर पे बैठी है, क्या उसने कपड़े नहीं खरीदने? क्या उसका दिल नहीं कर रहा कि उसने चूड़ियाँ खरीदनी है? उसकी भी उतनी ही ज़रूरियात हैं जितनी एक आम इंसान की है, उसकी भी ख्वाहिशात हैं, उसका भी दिल करता है। आपकी ATMs हैं, आप मुझे बताइए
कौन सी एटीएम्स हैं जिसमें आपकी व्हील चेयर प्रॉपर एक्सेसिबल हो। मैं डिसेबिलिटी को भी छोड़ दें, अगर थोड़ी देर के लिए कोई टेम्परेरी डिसेबिलिटी आती है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, कोई बूढ़ा हो गया है, नहीं चल पा रहे हैं, तो एटीएम क्या आपने ड्राइवर और मुलाजमों को कार्ड दे के भेजना है? आपकी फार्मेसीज नहीं है, आपकी ग्रोसरी स्टोर्स, कौन सी जगह हैं आपके पास, आपके वॉशरूम्स नहीं है कहीं पे एक्सेसिबल। तो जब बच्चे या लोग बाहर ही नहीं निकल सकते तो उन्हें घरों में बंद रहना है। डिप्रेशंस घर वालों के लिए भी और उनके लिए भी। ये बताइएगा, आपकी लाइफ में सबसे टफ टाइम जो आपने एक फेस किया और सबसे ज़्यादा फैमिली में किसने सपोर्ट किया आपको? मेरे लिए सबसे मुश्किल टाइम अगर मैं कहूँ तो शायद जब मुझे पहली दफ़ा पता चला था कि मेरे बच्चे कभी स्कूल नहीं जा सकेंगे, शायद ये सरवाइव भी नहीं कर सकेंगे, और क्योंकि इनको जो डिज़ीज़ है वो 1 in 10 मिलियन है। और बहुत रेयर डिज़ीज़ है दुनिया में जो है, और उसमें 2 से 4 साल तक इनका सिर्फ सर्वाइवल होता है इन लोगों का। ये बच्चे सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन माशाल्लाह आपके बच्चे कर रहे हैं। वो अल्लाह के साथ, जो अल्लाह का ही कोई मौजज़ा है। तो वही मैं इसीलिए हमेशा कहती हूँ कि मैं अल्लाह का काम कर रही हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला को पता नहीं कौन सा सब्र या शुक्र ऐसा पसंद आया कि अल्लाह ताला ने मेरे पे रहम किया और ये बच्चे मेरे साथ हैं। जब मेरे बच्चे हुए ना तो मेरे अक्सर मैं रोया धोया करती थी, ज़ाहिर बात है डिप्रेशन की गोलियां खाने लग गई थी, और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं कैसे अपने आप को संभालूं और इन बच्चों का क्या करूंगी। तो मेरे पापा हमेशा कहते थे कि बेटा सब्र और शुक्र से काम लिया करो, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है कि आप गिला शिकवा करें अल्लाह से। और मैं उनसे कहती थी कि पापा मैं किस चीज़ का शुक्र करूं कि मुझे अल्लाह ताला ने 2 ऐसे बच्चे दे दिए, और सब्र क्या, मुझे समझ ही नहीं आता था कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन जब से मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला तूने जिस हाल में रखा, शुक्र है। और सब्र यानी कि अल्लाह ताला ने अगर मुझे इस काम के लिए चुना है कि मेरे ये 2 बच्चे मेरी ही गोद में देने थे और इनको मैंने संभालना था, तो आपके जिम्मे लगा था ये अल्लाह की तरफ से, तो आपने करना है। उस वक्त नहीं समझ आती थी, अब जब मैं इन बच्चों की वजह से, क्योंकि इस तकलीफ से मैं गुजर रही हूँ, और मुझे ये होता है कि जिस तकलीफ़ से मैं गुजरी और वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, मैं एज़ मदर अपनी आने वाली नस्लों के लिए, उन माँओं के लिए ऐसा काम करके जाऊं ताकि वो उस तकलीफ़ से ना गुजरे। मैं अवेयरनेस के तौर पे इंस्टीट्यूट्स बनाने शुरू किए जो एक्चुअली गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था। प्रॉपर रिहैबिलिटेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं, प्रॉपर वोकेशनल ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, हर बच्चे की उसकी एबिलिटी के मुताबिक अगर आप उसको ट्रेन कर दें लाइफ में तो वो कहाँ से कहाँ नहीं पहुँच सकता। बिल्कुल ऐसे। अभी मुझे थोड़ा ये गाइड करिएगा कि कितनी एक ही फाउंडेशन अभी आप चला रही हैं और उसकी डिफरेंट स्कूल्स हैं, ऐसे ही है? जी, और जी। ये क्या सिर्फ लाहौर में है या पूरे पंजाब में या पाकिस्तान में आप कर रहे हैं? ऐसे है कि हमने शुरू तो लाहौर में किया था, और जैसे मैंने कहा कि प्लान यही था कि हम एक छोटा सा बस बना लेंगे और हंसी खुशी रह लेंगे। मैं आपको बल्कि बताती हूँ, हमारा अब जो एक नया प्रोजेक्ट हम शुरू कर रहे हैं, DHA मुल्तान ने हमें लैंड गिफ्ट की है। आपको पता है DHAs और आर्मीज़ काम नहीं करते हैं NGOs के साथ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इतनी स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने हमें लैंड दी है। हम पाकिस्तान का पहला नर्सिंग होम लेकर आ रहे हैं। उसमें जो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चे हैं और जो स्पेशल नीड्स के साथ हैं, बच्चे और बड़े, जैसे जो ऑटिस्टिक हैं या डाउन सिंड्रोम हैं, हमारा एक ही सबसे बड़ा हॉन्टेड सवाल क्या होता है हर माँ बाप की ज़िंदगी में, चाहे बच्चा स्पेशल है या नहीं, कि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे बाद क्या होगा। लेकिन जो ये बच्चे स्पेशल नीड्स के, ये तो हॉन्ट करता है, ये इतना खौफज़दा सवाल है कि अब बेटी है व्हील चेयर पे है, मुझे पता है जब तक मैं हूँ मैं इसको देख लूँगी, उसके बाद कौन संभालता है। बिल्कुल ऐसे। या आजकल तो वो आपके बच्चे नॉर्मल भी हों तो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है उनको। तो बहुत बड़ा गैप है हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का, कि हमारे यहाँ नर्सिंग होम नहीं है। ऐसे केयर टेकन होम्स होने चाहिए जहाँ पे ये बच्चे, वालिदैन अगर हयात नहीं रहते या उनको बच्चों को संभालना मुश्किल होता है, बच्चे प्यूबर्टी में चले जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, उनको कौन संभालेगा। माँ बाप अगर घर में नहीं रख सकते तो उनको वहाँ रखा जाएगा। इसके साथ जो लोग या तो पैदाइशी तौर पे बेड रिडन है या बड़ी उम्र में जाके उनको पैम्पर लग जाता है, बेड सोर्स हो जाते हैं, उनको उठाना बिठाना नहलाना मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल। प्रॉपर इसके लिए नर्सेज होती हैं बाहर के मुल्कों में, हमारे मुल्क में हमें आता ही नहीं है। हमने खुद ही करना है ना, अपनी जो करना है अपने खुद करना है। मैं बताऊं सच्ची, ये बच्चों का भी कसूर नहीं है। अब जो बच्चा ट्रेंड ही नहीं है, अचानक अगर उसके बुजुर्ग माँ बाप
गिर गए हैं, हड्डी टूट गई है या उनको व्हील चेयर पर आ गए हैं, उस बच्चे को नहीं संभालना आता। बिल्कुल ऐसे ही। और वो अगर नहीं अफोर्ड कर सकते नर्सिस को तो कौन संभालेगा? नहलाना, धुलाना, उठाना, बिठाना, तो बहुत काम है, बहुत डिफिकल्ट और आपके ऊपर प्रॉपर एक जिम्मेदारी आ जाती है, बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि आपने बच्चों की हिफाजत भी करनी है। अगर पेरेंट्स के साथ ऐसा कुछ हो जाता है, अपने पेरेंट्स को भी देखना है। ऐसे ही है। कितने बच्चे अभी तक आपके स्कूल में हैं? बहुत सारे, हमारे माशाल्लाह बहुत सारे पास आउट भी हो गए हमारे। अभी तक के कितने बच्चे आप लोगों के स्कूल से पास आउट हो गए? कोई एक रफ आइडिया तो होगा। अच्छा, हमारे जो तकरीबन 2500 बच्चा हमारे पास से पास आउट हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट टेफ्ट और PSDF के डिप्लोमास लेके। जो हमारे वोकेशनल ट्रेनिंग के बच्चे हैं, इस वक्त हमारे बच्चे अस्करी बैंक में जॉब कर रहे हैं, व्हील चेयर पे हैं। जो डेफ बच्चे हैं वो दुबई इस्लामिक बैंक में जॉब कर रहे हैं, हाउडी में हैं, सफ़ायर में हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और फिर हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चे हैं, काफ़ी सारे बच्चे हमारे माशाल्लाह इस वक्त हमारे रेगुलर नॉर्मल स्कूल में चले गए हुए हैं, मेन स्ट्रीम में। फिर हमारे पास आते हैं डेफ बच्चे जिनको कॉकलियर इम्प्लांट लगता है। वो पहली दफ़ा 4-5 साल की एज में आवाज़ सुनते हैं। अच्छा, जब हमारे पास पहला केस आया तो हम सारे बड़े एक्साइटेड थे कि इस बच्चे ने पहली दफ़ा आवाज़ सुननी और हमारे पास से सुननी है। लेकिन जब हमने उस बच्चे के साथ काम करना शुरू किया तो अब देखिए, हमारे लिए आवाज़ नॉर्मल है, बिल्कुल ऐसी। उस बच्चे ने पहली दफ़ा सुननी थी। जब उसने सुनी तो उसको शोर लगा और उसने एग्रेसिव बिहेवियर शुरू कर दिया। उसने अपने कॉकलियर इम्प्लांट उठा के फेंकने शुरू कर दिए और एग्रेसिव हो गया और मारना शुरू कर दिया। उसके लिए तो ये बहुत बड़ा शोर था। बिल्कुल ऐसे। तो जिसने कभी आवाज़ ही नहीं सुनी। और वो उसके लिए नॉर्मल था कि वो खामोशी है, हमारे लिए ये नॉर्मल है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। तो हमें लगा कि हम उसको नॉर्मल लाइफ की तरफ लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो एबनॉर्मल लाइफ की तरफ आ रहा था बच्चा। हमने फिर उसकी सबसे पहले बिहेवियर थेरेपीज पे काम किया, उसके बिहेवियर्स को हमने पहले टैकल किया। उसके बाद हमने उसकी स्पीच पे आहिस्ता आहिस्ता उसको आवाज़ आए, बिल्कुल खामोशी से आहिस्ता आहिस्ता उसको बोलना शुरू किया। अब वो माशाल्लाह बच्ची जो है अब स्कूल जा रही है, शी इज़ 5.5 years old। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम ऐसी सक्सेस स्टोरीज देखते हैं तो इतनी खुशी होती है कि बस आप अल्लाह ताला ज़िंदगी देने वाला है। लेकिन उसी के हाथ में सब कुछ है। उन बच्चों को नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना वो अच्छा होता ये कि अक्सर बच्चे ना हमारे पास आते हैं थोड़ी सी बड़ी एज में जाके, जो एक्चुअल टाइम है ना वो बहुत छोटी एज में। जितनी जल्दी आप बच्चे को इंटरवेंशन की तरफ ले आते हैं थेरेपीज़ में, उतनी जल्दी वो इम्प्रूव कर जाता है। जब बच्चे थोड़े से बड़े होके आते हैं फिर उनमें ज़्यादा बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे, फिर उनको संभालना भी मुश्किल हो जाता है बहुत ज़्यादा। बिल्कुल जी, रमज़ानुल मुबारक भी है और फिर आपने अपने दिल भी साफ़ रखने और ऐसे बच्चों को देखिए आपने बिल्कुल मुंह नहीं फेरना है और ना ही ये कहना है कि शायद ये बहुत बड़ी आजमाइश है। आजमाइश होती है लेकिन अल्लाह ताला आजमाइश भी उन पर डालता है जिनको अल्लाह ताला पसंद करता है। तो अभी हम अपने दूसरे सेगमेंट की जानिब चलते हैं और आमना आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और अपने बच्चों को स्पेशली हमारे प्रोग्राम पे लेके आई। दूसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं और आपको अपने मेहमान से उनका तारुफ भी करवाते हैं। हमारा दीन इतना खूबसूरत है जिसको हम अल्फाज में बयान नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि हमारे दीन में इंसानियत से मोहब्बत का कहा जाता है, इसार कुर्बानी का कहा जाता है, वहीं अगर हम पाकीज़गी की बात करें तो पाकीज़गी का हुक्म भी दिया गया है। आपने साफ़ सुथरा रहना है। जुमे के दिन की बात करें तो जुमे के दिन आपने गुस्ल लेना है और फिर उसके बाद खुशबू लगानी है। चूँकि खुशबू लगाने की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं जिक्र करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खुशबू लगाना बहुत पसंद था। इतर की बात करें तो इतर लगाना भी अगर हम कहें कि सुन्नत की मोहब्बत का इजहार है तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो आज दूसरे सेगमेंट पे हम बात करेंगे खुशबू के हवाले से, इतर के हवाले से, परफ्यूम्स के हवाले से। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं मोहम्मद अदनान इशफाक साहब, जिनका कारोबार भी परफ्यूम्स का है, खुशबू का है। तो इन्हीं को खुशामदीद कहते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि इस्लाम में चूँकि इतर लगाने की, खुशबू लगाने की बड़ी अहमियत है, सबसे पहले आपका सवाल मेरा ये है कि कब से इस काम से मुंसलिक हैं, क्या कहना चाहेंगे और कितना अरसा हो गया आपको? सबसे पहले तो मैं परफ्यूम के हवाले से आपको बताता हूँ। मेरा जो बिज़नेस परफ्यूम के हवाले से जो मैं मुंसलिक हूँ, इसमें 20 साल हो गए मुझे परफ्यूम की लाइन में। परफ्यूम को मैंने शौक़ से स्टार्ट किया था। परफ्यूम जो है वो शौक़ है। परफ्यूम आप जो है वो शौक़ से लगाते हैं, ये एक सुन्नत है। खुशबू लगाना सुन्नत है।
और ये खुशबू लगा के रमज़ान का महीना है, वैसे भी रमज़ान के महीने में लोग खुशबू लगाते हैं, नमाज खुशियाँ फैलाई जाती जी, हैं। नमाज अपनी तरावी की नमाज होती है, इसमें ज़्यादा खुशबुओं का इस्तेमाल किया जाता है, मार्केटों में ज़्यादा रश होता है, बिल्कुल ऐसे ही है, लोग इतर का इस्तेमाल जी ज़्यादा हो जाता है रमज़ान के लोग महीने जाय में। नमाज तस्बीह टोपी के अलावा परफ्यूम्स जो हैं अपने जो अजीज़ होते हैं उनको गिफ्ट के तौर पे भी ईद पे भी देते हैं ज़्यादा फिर। ईद पे भी खुशबू का रुझान होता है, खुशबू तोहफे के तौर पे दी जाती है। तो खुशबू जो है ये सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी लोगों को रमज़ान में होती है, खुशबू लगा के नमाज अदा की जाए, मस्जिद में जाया इबादत जाए। की जाए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है खुशबू को प्रेफर किया जाता है, अतर ठीक को है, प्रेफर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इतर के बारे में आप थोड़ा सा पहले तो हमें ये डिफ़ाइन करिएगा कि इतर और परफ्यूम में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि परफ्यूम बिल्कुल चेंज है, इतर बिल्कुल मतलब बिल्कुल दोनों की क्वालिटीज़ चेंज होती हैं, तो इस क्या फ़र्क है इन दोनों जी, में? ये टू टाइप्स होती हैं इसकी, परफ्यूम्स जो अलग है और अतर अलग है। अतर जो है प्योर एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, जिसको एक्सट्रैक्ट के रोज़ से हर्ब से एक्सट्रैक्ट निकाले ओके, जाते हैं, उस प्योर वेरिएशन को हम कहते हैं अतर। ओके, और जो परफ्यूम होता है इसको इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, ओके। इसमें परसेंटेज होती है, इसमें 40% कंसनट्रेशन हम जो है अतर की इस्तेमाल करते हैं और अल्कोहल के इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें जो है मुख्तलिफ जो है इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसको इस्तेमाल किया जाता है परफ्यूम की लास्टिंग बढ़ाने के लिए, बूस्टिंग के लिए, इन्हांसिंग के लिए, जो खुशबू को ठहराती है, खुशबू में लास्टिंग को बढ़ाने के लिए, क्योंकि परफ्यूम में खुशबू की जो लास्टिंग है वो कम हो जाती बिल्कुल है, ऐसे तो ही। उसको मेंटेन करने के लिए उसमें हम जो है इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो परफ्यूम की लास्टिंग को बढ़ाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। इन्हांस करते हैं, खुशबू जो है वो दूर तक जो है एयर्स में फैलती है, तो उसको परफ्यूम को बनाने का एक अलग प्रोसेस होता है। वो बहुत लंबा टॉपिक है, लेकिन उसमें शॉर्ट ये आपको बता देता हूँ। उसमें परफ्यूम जब बनाया जाता है तो उसमें जब अल्कोहल का मिकदार इस्तेमाल की जाती है, उसके साथ कुछ ऐसे फिक्सर होते हैं, कुछ ऐसे एमल्सिफायर होते हैं जो इस्तेमाल की जाते हैं। इसके अलावा उसमें हाइडियोन है, ISO सुपर है और ग्लैक्सोलाइड है और पेचोली है, बर्गामोट्स के ओके, नोट्स हैं जो परफ्यूम मेकिंग में इस्तेमाल होते हैं। ओके। अतर जो होता है, अतर एक अलग फॉर्म है, वो प्योर प्योर, एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो ओके। हम इस्तेमाल करते हैं और प्योर ही वो आप बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। इतर की बात करते हैं तो इतर सबसे ज़्यादा कौन सा इस्तेमाल करते हैं? पब्लिक क्या मांगती है? डिमांड क्या होती है? सबसे ज़्यादा जो पब्लिक डिमांड करती है वो ऊद का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल पाकिस्तान ऐसे ही में है। ऊद का इस्तेमाल किया जाता है। ऊद में भी कैटेगरीज होती हैं। ऊद में जो है आपका सबसे महंगा ऊद जो है ऊद कंबोडिया, ऊद वुड, ऊद मलाइकी, ऊद में मुख्तलिफ रेंज है। ऊद में अगरवुड, सबसे हाई क्वालिटी जो होती है वो उसकी क्या रेंज होती है? एगरवुड होता है। ये प्राइस जो है वो मैटर करती है। इसमें बहुत महंगे महंगे परफ्यूम है दुनिया में। इस वक्त जो सबसे महंगा परफ्यूम है उसमें जो है वो 10 to 20 मिलियंस तक के परफ्यूम्स, इससे भी महंगे परफ्यूम जो है हैं दुनिया में जो अवेलेबल हैं। जो ऊद अतर जो है ना, अतर में जो बेसिकली सबसे महंगे जो कस्तूरी है, मस्क है, अंबर का इस्तेमाल किया जाता है, ये बहुत महंगे हैं। वैसे आपने ऊद की बात की, तो ऊद अगर हम बात करें किसी को गिफ्ट देना हो तो लोग बड़ा खुश होते हैं कि हमें सबसे महंगा इतर गिफ्ट किया गया है। तो महंगे इतर में ज़्यादातर कोशिश करें कि आप उन्हें फ्रूटी खुशबू, जिस तरह समर का मौसम हो, गर्मियों में जो है आप उन्हें फ्रूटी खुशबू, फ्लावर खुशबू, रोज़ी, लाइट सी धीमी सी खुशबू जो है उनको आए और पसंद की जाए, जो दूसरा बंदा है वो उससे इरिटेट ना हो। खुशबू का इस्तेमाल जो है दूसरे बंदे को भी इरिटेट करता है। खुशबू जो है, खुशबू का जो ताल्लुक है आपकी इमोशंस से होता है। खुशबू आपके जो है एंजाइटी को कम करती है, खुशबू आपका डिप्रेशन को कम करती है, खुशबू आपके जो है दिमागी क़ुव्वत को बढ़ाती है, आपकी हार्ट बीट्स आपको मजबूत करती है, आपको क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करती है। अच्छा, ये बताइएगा, चूंकि परफ्यूम्स की अगर हम बात करें तो मेल फीमेल परफ्यूम्स होती हैं, तो इतर भी मेल और फीमेल के लिए होता है? जी, मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। फीमेल्स के लिए होता है लाइट फ्रेगरेंस इस्तेमाल की जाए तो, और मेल के लिए जो होते हैं वो कैटेगरीज होती है कि उनकी हमने जो कैटेगरी बनाई होती है उसमें रोज़ी, मस्की, अंबर और वनीला, और इसमें हमारे पास जो है ओरिएंटल खुशबू होती हैं, वुडी होती हैं फ्रेगरेंस, वार्म स्पाइसी होती हैं। सर्दियों में जो है वो मेल्स जो हैं वो वार्म स्पाइसी वुडी इस्तेमाल करते हैं, और जो गर्मियाँ जैसे आती हैं, समर सीज़न आता है, उसमें सिट्रस खुशबू का इस्तेमाल होता है, बर्गामोट जो होती हैं और लेमन नोट्स, एक्वा नोट्स और फ्रेश नोट्स, ओरिएंटल नोट्स, फ्रेश नोट्स का ज़्यादातर गर्मियों में इस्तेमाल होता है। अच्छा, बैरून ममालिक से ही सिर्फ इतर आते हैं या फिर
हम पाकिस्तान में भी उनको बना सकते हैं? ज़्यादातर खुशबुएं बाहर से इंपोर्ट होती हैं, फ्रांस से, जर्मनी से। ज़्यादा खुशबुएं अच्छी वहाँ पे जो हैं, फूलों के जो हैं, फ्लावर्स के जो बहुत बड़ी जो है उन्होंने एक अपनी कॉलोनी बनाई हुई है वहाँ पे। उसकी उसको ग्रोथ करते हैं फ्लावर्स को। यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ज़्यादा ग्रोथ नहीं की जाती, वहाँ पे ज़्यादा अच्छे जो है फ्रेगनेंस आपको अवेल होती हैं, ज़्यादा खुशबुएं अच्छी वहाँ से ही इंपोर्ट करके यहाँ पे मंगवाई जाती हैं। अच्छा, प्लीज़ मुझे ये बताइएगा कि इबादत के लिए लोग ज़्यादा इतर लेके जाते हैं, रमज़ान मुबारक भी है, पाक महीना है और इबादत का ख़ास तौर पे अहतमाम ज़्यादा हो जाता है, तो कौन सा ऐसा इतर डिमांड किया जाता है ज़्यादा मार्केट में इन दिनों में, रमज़ान के दिनों में? रमज़ान के दिनों में जो है ज़्यादा खुशबू जो है ना, आपकी मस्क की खुशबू ज़्यादा चलती है, अंबर की खुशबू बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, कस्तूरी की खुशबू ज़्यादा यूज़ की जाती है। क्योंकि आप अरब ममालिक में चले जाएँ तो वहाँ पे आपने हजर अस्वद को देखा होगा, वहाँ पे खुशबू लगाई जाती है, ऊद लगाया लगाया जाता है। है। वो ऊद जो है वो अंबर होता है, उसमें वुडन होता है और उसमें जो है अब जो नोट्स हैं उसके जो बहुत अच्छे नोट्स इस्तेमाल करते हैं, दुनिया के महंगे तरीन नोट्स होते हैं, अंबर के, मस्क के, वुड के नोट्स जो उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पाकिस्तान में भी जो है कि रमज़ान के दिनों में जो है वो कारोबार चमक जाता है। जी, कारोबार में बहुत ज़्यादा रश रमज़ान के दिनों में दिखा जाता है, क्योंकि आपको पता है ये रमज़ान का महीना इबादत का महीना होता है, तो लोग इबादत करते हैं, साथ साथ खुशबुओं का इस्तेमाल, अतर का इस्तेमाल जो है ज़्यादा करते हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये भी कहा जाता है कि इतर अगर हम बॉडी पे लगाते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं, ऐसा कुछ है? जी, ऐसा होता है ऐसा या हमने कपड़ों पे अप्लाई करना होता है? देखिए, हमारी स्किन जो है ना बहुत सेंसिटिव है, तो खुशबू में जो पीएच लेवल का होता है ख्याल रखा जाता है। अगर खुशबू में थोड़ी सी भी स्पाइसी है, वार्म स्पाइसी है, तो बॉडी पे इरिटेट करती है, रिएक्ट करेगी। कोशिश यही करें कि आप मस्की, फ्लावर, रोज़ी, वनीला और कस्तूरी और मस्की नोट्स को ज़्यादा प्रेफर करें ताकि बॉडी पे इरिटेशन ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अदनान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने 2 सेगमेंट रखे थे। एक सेगमेंट में हमने बात की स्पेशल बच्चों के हवाले से और दूसरा सेगमेंट हमारा खुशबू के हवाले से था। आज के प्रोग्राम में हमें इजाज़त दें, हम दोबारा से हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये कहूँगी कि हमें दुआओं में याद रखिएगा। दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।